गुड हो गया भाई। हाँ भाई, तो चलो हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में एक अदद होमवर्क दिया था आप लोगों को। क्या हुआ उस होमवर्क का? सॉल्व हुआ? टैली भी हो गया? किया तो है। आओ जरा देख लेते हैं कैसा किया है। अच्छा जी। सर क्वेश्चन आपके सामने। 51501240 से बैच हो रहा है, देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा तो 491240 से हो रहा है। आओ जरा देखें कितना, किस वजह से क्या डिफरेंस आ रहे हैं। सर अगर मैं शुरू से अपनी कहानी लेके चलूं। इन्वेंट्री, परचेजेस, सैलरीज पेड, बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैश इन बैंक, कैश एट हैंड, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस रिसीट, सेल्स, कैश डिस्काउंट अलाउड। अच्छा जी, सेल्स के बाद क्या है? बेड डेट, रिपेयर, मिसलेनियस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एयर कंडीशनर, ट्रेड पेबल, लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन, 3,000 का, ठीक है। ड्राइंग्स है, बैंक चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, मोटर व्हीकल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग और कैपिटल। ठीक है भाई। तो सर कोडिंग तो मैंने कर दी है। अब एक एक करके ज़रा एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करें अगर। सबसे पहले बोल रहे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 55,000 रुपये का। तो सिंपल सी कहानी है, क्लोजिंग स्टॉक है 55,000 रुपये का, तो इन्वेंट्री डेबिट होनी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट हो जानी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी अकाउंटिंग है तो। अच्छा, लीगल चार्जेस इंक्लूड 5,000 फॉर कॉस्ट फॉर स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। सर हमने एक अदद बिल्डिंग खरीदी है, कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है। उसके अंदर 5,000 रुपये की कॉस्ट जो है वो किससे रिलेट करती थी? कॉस्ट ऑफ स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन की, जो हमने रिकॉर्ड कर दी है लीगल चार्जेस में। मुझे बताइए क्या ये 5,000 रुपये कैपिटलाइज होने चाहिए? ये सर बिल्कुल होने चाहिए। तो आपने पहली एंट्री अपनी पास करी कि भाई बिल्डिंग डेबिट करी और लीगल एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद अगली एंट्री पे अगर मैं जाता हूँ। The traveling and conveyance include proprietor's personal traveling for which he is to be charged with rupees 4,800. Sir drawings is straightforward सी। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में से निकाल के ड्राइंग्स एक्सपेंस, ड्राइंग्स की रिकॉर्ड करनी, तो ड्राइंग्स डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट, सीधी सादी अकाउंटिंग। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के बाद लोन बियर्स इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। लोन वॉज टेकन ऑन 1 June 2022। वन इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 वॉज रिपेड ऑन 1 December एंड वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो। एंट्री नंबर 4 के हिसाब से हमारे पास एक अदद लोन है, ये रहा 70,000 का। ठीक है। बोल रहा है कि ये लोन लिया गया था कौन सी तारीख को? 1 जून 2022 को। और ड्यूरिंग द पीरियड कौन सी तारीख एक आई थी, कहाँ गई? कहाँ चली गई ये? कि हमने 10,000 रुपये रीपे रीपे किए थे 1 दिसंबर 2022 को। मुझे ये बताओ अभी जो मेरे पास लोन का बैलेंस आ रहा है 70,000 रुपये का, ये बिफोर रीपेमेंट है या आफ्टर रीपेमेंट है? आफ्टर रीपेमेंट है। मतलब एक ओरिजिनल बैलेंस रहा होगा, उसमें से 10,000 माइनस हुए होंगे, तो हमारे पास ये 70,000 आया होगा। ठीक। तो ओरिजिनल बैलेंस कितना रहा होगा सर? 80,000 रुपीज़ का। एग्रीड? ठीक हो गया। अब सर ओरिजिनल बैलेंस मैंने निकाला क्यों? सर ओरिजिनल बैलेंस मैंने निकाला है अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। देखिए मैं जो अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 31 मार्च 2023 में। ठीक है। मैंने लोन लिया है 1 जून 2022 को। तो 1 जून 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब उसकी कैलकुलेशन भी मेरी थोड़ी सी टुकड़ों में बटेगी। ये देखिए। सर पहले जब मेरा लोन 80,000 रुपये था तो इंटरेस्ट 80,000 रुपये पे कैलकुलेट हो रहा था। फिर जब ड्यूरिंग द ईयर 1 दिसंबर को मैंने रिपेमेंट करी तो उसके बाद अब मेरे लोन का बैलेंस कम होकर 70,000 हो गया। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरेस्ट है वो मेरा 70,000 पे कैलकुलेट हो रहा होगा। तो इंटरेस्ट की टोटल कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 80,000 का जो लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। रीपेमेंट के बाद जो 70,000 का लोन बचा इसके ऊपर इंटरेस्ट 4 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आती है?
टोटल इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो 7,600 रुपये का कैलकुलेट हुआ। एग्रीड। अच्छा सर, अब अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस को देखूं तो सर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये का आ रहा है। दैट मीन्स बाकी का हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री पास होनी चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने थे, 4,600 रुपये जो बाकी रह गई है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे भाई, सेल्स मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 7.5% ऑफ टोटल सेल्स। तो सर सीधी सीधी कहानी करनी है कि हम हमारे पास जितनी भी सेल्स है ये आ रही, इसका 7.5% जो है वो कमीशन है। अच्छा, अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस में देखूं मुझे कहीं पे कमीशन नज़र आया, ये सर ये नज़र आ रहा है। कितने का नज़र आ रहा है, 32,400 का। हालांकि कमीशन होना चाहिए हमारा 54,000 रुपीज़ का। तो टोटल कमीशन में क्या करूं, बढ़ा दूं थोड़ा सा अपने पास, 21,600 से कमीशन एक्सपेंस या कमीशन टू सेल्स मैनेजर डेबिट और कमीशन पेबल क्रेडिट। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, फिर उसके बाद एंट्री नंबर 6, डेटर्स इंक्लूड। डेटर्स के अंदर क्या शामिल है, 10,000 ड्यू फ्रॉम एम एंड को। क्रेडिटर्स इंक्लूड 18,000 ड्यू टू द सेम पार्टी विच वॉज डिसाइडेड टू बी सेटल नेट। सर क्या कहानी बोल रहा है ये, कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? हाँ भाई, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, बहुत अच्छे। सर ये है हमारी एक कॉन्ट्रा सेटलमेंट की ट्रांजैक्शन। तो सर एक बंदा है जिसने जिस से हमें 10,000 रुपये रिसीव करने हैं, और उसी बंदे को हमें 18,000 रुपये पे भी करने हैं। सही। तो हमने क्या सीखा सर, एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय छोटी वाली अमाउंट। तो 10,000 रुपये से मेरी एंट्री पास होनी चाहिए, यही करी मैंने भी। यस सर, क्रेडिटर डेबिट किया, और डेटर क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 2,000, सर सीधी सादी एंट्री, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ठीक है। प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड एट 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कैलकुलेशन है। भाई मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो सवाल ने दिया है वो दिया हुआ है 95,000 का। ठीक है। इसमें से 10,000 रुपये सर ये वाले माइनस किए मैंने, 2,000 रुपये ये वाले माइनस किए, बाकी जो बचा उसके ऊपर 2% का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। तो मल्टीप्लाई बाय 2% करके देख रहा हूँ तो 1,660 आ रहा है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल में आपको कहीं पे भी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का लेजर नहीं दिया गया। सही है। शुरू से लेकर आखिर तक अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि सर मेरा जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ प्रोविजन है वो ज़ीरो होगा। बेहतरीन। ज़ीरो कंसिडर किया हमने, बेहतरीन हो गया सर। तो इसका मतलब कि सर मेरा टोटल 1,660 रुपये से ही बेड डेट एक्सपेंस डेबिट होगा। कामिल के यहाँ वो है ना, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। क्या ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला इसमें, कोई सवाल? अच्छा जी। फिर बोल रहा है भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग आरबीएम ऑफ 2.5% ऑन बिल्डिंग, 10% फर्नीचर, 15% एयर कंडीशन, 20% मोटर व्हीकल। बेटा आयरा, अभी मैं स्टार्ट की एंट्रीज पर टाइम थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, देखिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी सर, हमारे पास बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, एयर कंडीशन था और मोटर व्हीकल थी। ठीक है भाई। बिल्डिंग कितनी थी हमारे पास, 125,000 की थी। हाँ गई। हाँ चली गई। मुझे बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। भाई, नंबर 4, हाँ ये नंबर 4 पे 120,000 की बिल्डिंग है। ठीक है। सही है। सर 120,000 की बिल्डिंग है। मैंने कहाँ 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 चला गया, मैंने 125,000 लिख दिया, ऐसा क्यों? बहुत अच्छे सर। ऊपर एक आपने लीगल एक्सपेंस की वजह से बिल्डिंग को डेबिट भी तो किया था।
सर यहाँ पे सवाल ने मुझे बोला था कि भाई लीगल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असल में बिल्डिंग की कॉस्ट में होनी चाहिए थी, वो मैंने डेबिट करी थी ना, बिल्डिंग डेबिट किया था, लीगल एक्सपेंस क्रेडिट किया था। अच्छा आइडियली सर ये एंट्री कब पास हुई है? ये एंट्री पास हुई है 1 अप्रैल 2022 को, यानी हमारे साल का शुरू है उसी दिन पास हुई है। सही। अगर सर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कि आपको सवाल बोलता कि भाई ये वाला जो एक्सपेंस है 1 अप्रैल नहीं, लेट से अज्यूम कर लेते 1 जुलाई को होता, तो सर मुझे इस बिल्डिंग एक्सपेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन यहाँ अलग से चार्ज करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती, और ये जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो भी कॉस्ट है, इसके ऊपर 1 जून से, सॉरी 1 जुलाई से, यानी 9 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही होती। जी बेटा, बिल्डिंग बिल्कुल बिल्कुल डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है। तो सर 125,000 की कॉस्ट उठाई मैंने, 25,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाई, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बन गई 1 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन का रेट 2.5%, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 22,500। सिमिलरली फर्नीचर के ऊपर किया, एयर कंडीशनर के ऊपर, मोटर व्हीकल के ऊपर, तीन चार एसेट जितने भी गिवन है सबके ऊपर मैंने RBM मेथड पे कैलकुलेशन करी, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा 26,500 आ रहा है। क्या ये मैच हो रहा है हमारा? सही है। और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू 2,18,500 आ गई, तो सर हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ जो 26,500 रुपये से। ठीक हो गया। फिर एंट्री नंबर 9 पे अगर हम चलें, सर प्रीपेड इंश्योरेंसेस 1,500, सर बचपन से सीख के आ रहे हैं ये एंट्री। तो प्रीपेड डेबिट करूंगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट कर दूंगा, तो कितने से 1,500 रुपये से। और फिर क्या बोल रहे हैं भाई, creditors include a bill of 10,000 which fell due on 31st March 2023 and was paid by the bank as per standing instruction. Bank charges in this connection amounted to rupees 100। सर क्रेडिटर में एक 10,000 रुपये का क्या कहते हैं बिल मौजूद है हमारा, जो पे कर दिया था बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर के या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू। याद होगा बैंक रिकन्सिलिएशन के चैप्टर में हमने सीखा था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सब बैंक अकाउंटिंग कर लेता है, हमारी अकाउंटिंग होना बाकी रह जाती है। यानी बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, हमने अकाउंटिंग नहीं करी होती। तो मुझे बताइए ये जो 10,000 रुपये बैंक ने काट के दिए हैं आगे, इसके लिए एक एंट्री पास करनी चाहिए मुझे। मैंने क्या कहा कि भाई क्रेडिटर डेबिट किया और बैंक क्रेडिट कर दिया। सही, कितने से? 10,000 रुपये से। और साथ, अब सही है बेटा स्क्रीन? अच्छा जी। सर मुझे बताइए एंट्री नंबर 10 में कोई मसला हमें? 10th एंट्री समझ में आती है? अच्छा सर लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि भाई मिसलेनियस रिसीट्स रिप्रेजेंट कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हु वाज रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर। सर बेड डेट रिकवरी है, और उसके लिए अकाउंटिंग हमने क्या सीखी है कि सर कैश डेबिट करते हैं और बेड डेट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो सर ये देखिए मेरी एंट्री क्या पास हुई आखिरी, कैश डेबिट मिसलेनियस रिसीट्स का एक्सपेंस डेबिट किया और बेड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। कोई मसला यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से? अच्छा जी सर, अगला स्टेप है 10th एंट्री। दोबारा से देखो 10th एंट्री में क्या हुआ था कि सर क्रेडिटर के अंदर एक 10,000 रुपये का बिल ऐसा शामिल है जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू बैंक ने पे कर दिया। बैंक रिकन्सिलिएशन वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में क्या सीखा था कि सर बैंक अकाउंटिंग कर देता है, हमारी अकाउंटिंग पेंडिंग रह जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो मुझे बाद में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो सर बैंक ने मेरे बिहाफ पे 10,000 रुपये क्रेडिटर को पे कर दिए, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट करना चाहिए, कैश सॉरी बैंक क्रेडिट करना चाहिए। साथ ही साथ सर बैंक ने 100 रुपये मेरे बैंक चार्जेस के तौर पे काटे, तो बैंक चार्जेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, तो बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो सर 10,000 रुपये अकाउंट्स पेबल के तौर पे करे गए, 100 रुपये बैंक चार्जेस, तो टोटल मिला के 11,000 नहीं सॉरी 10,100 हमारे बैंक ने पे करे। तो यही एंट्री मैंने बना दी कि बैंक चार्जेस डेबिट, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्या ये एंट्री समझ में आती है? अच्छा जी। फिर उसके बाद सर हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। सर सबसे पहले तो जो पूरा क्वेश्चन बना वो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया। सेल्स आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट तक नंबर मैच है?
हाँ भाई। क्या डिफरेंस? डिस्काउंट अलाउड रेवेन्यू में रखा था। चलो ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड रेवेन्यू में अगर आपने रखा था कितने का, 4750 ना, तो 275,000 में से 4750 माइनस करके मैच हो रहा है। बाकी सारे नंबर्स हमारे मैच हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक हो गया। फिर सर एक्सपेंसेस ज़रा चेक कीजिए, मेरे पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 47840 का आ रहा है। क्या आप सबका भी यही आ रहा है? एडजस्टिंग एंट्री में क्या मिस्टेक कर दी बेटा मैंने? हाँ भाई। क्या मिस्टेक है बेटा दानिश? अच्छा आपने करी, फिर सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर बैलेंस शीट की तरफ आते हैं हम। ये आ गई। सर अच्छा, यहाँ पे मैंने पीपी पूरा एक साथ लिख दिया 218,500 का। वैसे चार एसेट्स थे कि बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर वगैरह वगैरह। मैंने उन सबको मिला के एक साथ लिख दिया 218,500। क्या यही आ रहा है आपका भी? ठीक हो गया। फिर इन्वेंट्री, डेटर, प्रीपेड, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड चेक करें क्या यही नंबर्स हैं, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। रिसीवेबल ये नहीं आ रहा। अच्छा डेटर्स को अगर हम देखना शुरू करें, मैं कहाँ से लेके आया डेटर? मैंने बोला कि भाई डेटर जो गिवन है हमें, कंगिया कंगिया कंगिया, ये रहा। 95,000 का मुझे गिवन है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड, हाँ हाँ बता रहा हूँ। ठीक है। 95,000 में सबसे पहले क्या करूँगा मैं, कहीं पे ये रहा। सर 2,000 से अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है। 10,000, सॉरी अकाउंट्स रिसीवेबल, 10,000 से रिसीव क्रेडिट हो रहा है। तो 95,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000, और उसके बाद सर प्रोविजन आ रहा है 1,660 का। तो देखो मैंने कैलकुलेशन क्या लिखी, 95,000, इसमें से 10,000 माइनस किए, 2,000 माइनस किए, और प्रोविजन का नंबर भी ना मैंने यहीं से ही माइनस कर दिया। यानी अलग से लाइन आइटम नहीं बनाया, इसी में से माइनस करके लिख दिया। तो मेरे पास नेट में डेटर 81340 आ रहा है। चेक करें। नहीं ऐसा कर कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, वो मेरे पास जगह कम थी तो मैंने कर दिया था ऐसे। ठीक है। वैसे लेकिन अच्छी शक्ल, अच्छी बात यही है कि आप अलग अलग ही रखें। ठीक है। मुझे बताइए नेट पे डेटर मैच हो गया? डेटर माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड बोल रहा हूँ सॉरी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके, क्या नेट पे मैच हो गया? बाकी फिर हमारे पास प्रीपेड आ गया, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड आ गया। ठीक है। कैश हो गया हमारा कितने, कैश इन हैंड 10,000 का आ रहा है। हाँ प्रोविजन भी आ रहा है, इसी में से माइनस करके रख दिया। आप चाहो तो सर ये 1,660 रुपये जो है इसको एक अलग से लाइन आइटम बना लो अलाउंस करके, तब भी सेम ही रिजल्ट पे पहुंचोगे। ठीक है। कैश में क्या इशू आ रहा है तमीम? 10,000 नहीं कर, चाहिए मिस्टेक करिए, ये नहीं लिखे। अच्छा जी। तब ये इस तरफ आऊँ अगर मैं, तो ओपनिंग में आ रहा है। अच्छा लेस नहीं करी ये वाली एंट्री, यानी जो आखिरी वाली हमारी एंट्री थी कहाँ गई? ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, ऐसा? अच्छा जी। सर कैपिटल साइड पे आ जाओ। तो ओपनिंग आ गया, प्रॉफिट आ गया, ड्राइंग्स हमारे पास आ गई, 18,000 गिवन थी, 4,800 की एक एंट्री पास हुई है, तो क्लोजिंग में आ गया 305040। और लाइबिलिटीज में एक अदद लोन है, क्रेडिटर्स है, कमीशन पेबल है, और इंटरेस्ट पेबल है। क्या यही नंबर्स हैं? किसी में डिफरेंस तो नहीं है? तो मुझे ये बताइए, क्या इस सवाल में कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? सवाल लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं था। भाई एडजस्टमेंट इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, बस लेंदी था सवाल थोड़ा सा। हाँ बेटा तमीम। सेकंड लार्जेस्ट एडजस्टमेंट ये रही बेटा।
कौन से वाले क्रेडिटर की बात कर रहे हो बेटा तमीम, ये पॉइंट नंबर 10 वाली? नहीं बेटा, क्रेडिटर कब से राइट ऑफ होने लग गए भाई? क्रेडिटर इंक्लूड्स अ बिल ऑफ 10,000 विच फेल ड्यू ऑन 31st March। सर क्रेडिटर के अंदर 10,000 रुपये का एक बिल मौजूद है जो 31 मार्च 2023 को पेबल बना है और पे कर दिया गया है बैंक की तरफ से एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें राइट ऑफ कहाँ से आ गया बेटा? सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम। आओ सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब सा। अच्छा, ये भी आप ही ने करना है? मेरा तो मूड ही खत्म हो गया। मैंने बोला भाई जब बच्चे इतने अच्छे हैं हमारे कि खुद से सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे क्या ही ज़रूरत है सॉल्व करने की, है ना? कॉपी कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। अच्छे लोगों के साथ बेटा ऐसे ही होता है। अच्छा, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे पेश भी कर दूंगा। हम ज़रा देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सर यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से चीज़ें देखनी है। हमारे साथ ऐसा ही होता है बेटा। अच्छा देखो ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सर सबसे पहले ना, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? सर ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं। सही। सबसे बड़ा मसला यही है। एडजस्टमेंट्स में कोई मसला नहीं होगा, एडजस्टमेंट्स आप आंखें बंद करके पास कर लोगे। सही। ये जो इतने सारे नंबर लिखे हुए जब आते हैं ना, 5 4 1 2 3 4 7 8 9 2 वगैरह, इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखने में ना एक नंबर भी आगे पीछे हुआ पूरा सवाल गलत। तो आपने इस सवाल में पहला जो ख्याल रखना है वो इसी चीज़ का रखना है कि नंबर्स आपने सही सही कॉपी करने। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ अगर आप देखो। हाँ हाँ, पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। आपके पास पेपर का सवाल है, रेंज रोवर इंडस्ट्रीज, बड़ा मशहूर सवाल है पास पेपर्स का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कैपिटल है जून 30 2018 को 3.5 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन आइटम में कहा इसने कि भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन जून 30 2018 इतने मिलियन के आ रहे हैं। मुझे बताइए ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ पढ़ी हमने? नहीं पढ़ा ना हमने। अब देखो सर, हमने जो अकाउंटिंग अभी तक सीखी, अभी तक शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी अकाउंटिंग हमने पढ़ी, हम क्या करते थे कि हम इनकम्स और एक्सपेंसेस के लेजर्स बनाते थे। सही। इन सब को ट्रांसफर करते थे हम पीएनएल में। तो हमारे पास एक अदद प्रॉफिट आ जाता था और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल के अकाउंट में। तभी हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल के अकाउंट की कैलकुलेशन क्या होती थी कि हम लिखते थे कि भाई ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ और इसमें से हमने ड्राइंग्स लेस करी तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये कैलकुलेशंस आप लोग सीख के आए थे। ठीक, ये हमने करा भी था। नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं बेटा। यार जितने मैं करा रहा हूँ, मैं कोई 12 के करीब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं टोटल में। तो वो हर तरीके की चीज़ को कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये वाली अकाउंटिंग आप सीख के आए थे। अब यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग हो रही है पता है? इन्होंने क्या किया कि भाई जो प्रॉफिट कमाया ना, वो कैपिटल के अकाउंट में नहीं रखा। इन्होंने बना लिया एक अदद नया अकाउंट। किस नाम से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से। सही। मतलब अब कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि सर जो कैपिटल की मूवमेंट है उसमें प्रॉफिट शामिल नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा नया कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यहाँ बल्कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने नहीं लिखा ना, वो लिख देता हूँ। तो प्रॉफिट्स के साथ एक चीज़ जो यहाँ पे और आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। सर अब क्या हो रहा है, पहले सॉरी पहले क्या होता था कि आपका पूरा कैपिटल एक ही जगह मूव होता हुआ नजर आता था, एक ही लेजर में मुझे नजर आता था। ठीक है।
इस मर्तबा यहाँ वाले सवाल में क्या हो रहा है कि इन्होंने प्रॉफिट्स को ना एक अलग लेजर में रख दिया। दैट मीन्स कि अब आपके कैपिटल का अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा, कैपिटल का अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि वो बोलेगा कि भाई ओपनिंग में कुछ कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, और अल्लाह भला करे ड्राइंग्स है, बस। तो ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये चीज़ समझ में आती है? तो सर वो जो प्रॉफिट था वो कहाँ चला गया? वो अलग लेजर में बना दिया उन्होंने कि भाई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने, जो भी हैं वो लिखे आपने, सवाल ने दिए हुए। इसके अंदर आप अपना नया प्रॉफिट ऐड करोगे जो आपका कैलकुलेट हुआ, और आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा, सिंपल। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? सिंपली क्या किया है सर, कैपिटल के अकाउंट को ना दो टुकड़ों में तोड़ दिया। टैली कैसे होगा? सर जब आप अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में आप एक अदद कॉलम बनाते हो ना इक्विटी का, तो आपने क्या कहा? सर ये वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लेके लिख दिया। इसके आखिर में एक लाइन आपने और डाल दी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्लोजिंग। ये टोटल इक्विटी आ गई, दैट्स इट। क्या ये चीज़ समझ में आती है? दोबारा से। सर देखो सवाल ने किया क्या है, सबसे पहली चीज़ सवाल ने कहानी क्या करी है कि सर उसने कैपिटल के लेजर को अलग रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल हफ्सा बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉफिट्स को उसने अलग रखा हुआ है। देखो एक्यूमुलेटेड का मतलब हमने सीखा था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ते वक्त, कि सर शुरू से लेके आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रिकॉर्ड होती थी। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी यही कहानी है। एक्यूमुलेटेड मतलब जब से बिजनेस शुरू हुआ तब से लेके आज तक कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए वो सारे के सारे इसी लेजर में जमा करे हुए हैं, जो कि कितने 1 2 3 4 5 थाउजेंड के। तो इस साल भी कंपनी अगर लेट से 2 मिलियन का प्रॉफिट कमाती है तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, 1 4 3 4 5 थाउजेंड का टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। और वो मैं अलग से लिख के दिखा दूंगा कि भाई जो कैपिटल है, यानी ओपनिंग प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस ड्राइंग करके जो आपके पास कैपिटल आया वो इतना आया। इसके अंदर आज तक का टोटल प्रॉफिट इतना अलग से शामिल हमने अलग लेजर में रखा हुआ है, तो टोटल कैपिटल हमारा इतना बनता है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा अगला सवाल आयरन ने पूछा कि सर मिला के लिख दें। देखो इसके ऊपर ना एग्जामिनर ने कमेंट दिया था। पहला एग्जामिनर कमेंट किया था पहले पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने से मुराद जब अकाउंट ये पेपर्स रिटन जब हुआ करते थे, तो उस वक्त ना हर क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर कमेंट भी भेजता था अपने चेक करने के बाद कि किस क्वेश्चन में क्या मसला आ रहा था। तो इस एक, वाले क्वेश्चन में इसने स्पेसिफिकली दो कमेंट्स मेंशन किए। पहला कमेंट, लोगों को पता ही नहीं था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। सही। ये थोड़ी सी नॉर्मल अजीब सी बात थी कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा क्या था कि भाई जिन्होंने भी सॉल्व किया था कि उन्होंने इसको कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि हमने इसको कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर दिया, विच वॉज नॉट रॉन्ग, बट सिंस द क्वेश्चन encouraged कैपिटल एंड प्रॉफिट टू बी सेपरेट लाइन आइटम, इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ सेपरेट लाइन आइटम। उर्दू जबान में कि सर एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई जब हमने आपको अलग अलग करके दिया है, कैपिटल को और प्रॉफिट को अलग अलग रखा है, तो आप भी अलग अलग रखें, क्यों जबरदस्ती वापस मिलाए जा रहे हैं उसको? सही। अलग अलग देने का मतलब ही यही था, मकसद ही यही था कि वो यही टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको दो अलग अलग करके हैंडल करना आता है कि नहीं आता। ठीक है। होना कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना। क्या डिफरेंस आ रहा है पता है क्या? कि सर प्रॉफिट जो आप यहाँ पे ऐड करते थे वो अब नीचे की तरफ ले आके ऐड कर रहे हो, बस। यानी ये वाली चीज उठ के यहाँ पे आ गई, बस, और कोई चेंज नहीं हो रहा। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? अच्छा अब हफ्सा बाजी ने सवाल पूछा कि सर जब ये प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा या डिविडेंड वगैरह अगर हमें देना होगा या कुछ ड्राइंग्स वगैरह हमें करनी होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, ड्रॉ प्रॉफिट ओनर का ही तो होता है। देखो मैं 1 मिनट के लिए सिंपली इसकी बैलेंस शीट आपको दिखाता हूँ जो हमने बनाई थी, यानी सॉल्यूशन वाली। ये रही। सर ओपनिंग रखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अच्छा मैंने भी मिला के लिख दिया ले, खैर। ओपनिंग रखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा, इस मरतबा लॉस हुआ था हमें, और माशाल्लाह से 18 मिलियन का लॉस, आओ क्या बात है।
सही, और ड्राइंग्स हमने ले जाके रख दी। अगर मुझे ऐसा करना होता, अगर मैं इनको अलग अलग रखता, तो मैं क्या कहानी बोलता। अच्छा, नंबर्स में अभी थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से लिख रहा हूँ सारे, ठीक है। मैं क्या बोलता कि भाई ओपनिंग कैपिटल में लिखता लेट से 1000 रुपए का, ठीक है। फिर मैं बोलता कि मेरी ड्राइंग्स कितनी है, लेट से 2000 रुपए की, वो 2000 नहीं, 200 रुपए की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कोई सवाल ने करी नहीं, तो मैं लिख देता कि भाई क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया 800 रुपये का। फिर अगली लाइन में मैं लिखता कि भाई प्रॉफिट्स, कौन से वाले प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने, वही जो इसने बताया 1234, लेट से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2034 रुपये का हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता। सही। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग ले आते हैं। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का आप सबसे पहले तो लिखते कि भाई ओपनिंग में इतना है, इसके अंदर फिर आप ऐड करते प्रॉफिट जो भी आपने फॉर ईयर जो भी कैलकुलेट किया, लेट से, यार ये नंबर थोड़े सही कर लेते हैं, 2000 यहाँ पे लिख लेते हैं और 500 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 13, नहीं 1 नहीं, 3300, ये आपकी कैपिटल की कहानी होती है। सही। अगर अच्छा, अब अगला सवाल कि सर अगर हमें डिविडेंड वगैरह देना उस प्रॉफिट से, आपकी एंट्री ये पास हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट और, अरे, कैश क्रेडिट, दैट्स इट। सही है। मुझे बताइए क्या ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की कहानी समझना आती है हमें। री इन्वेस्ट करना हो तो कोई मसला नहीं ना, री इन्वेस्ट करने के लिए कोई एंट्री नहीं पास करते ना अस्सा, वो तो मेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी शामिल ही है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक डिपॉजिट में पैसे जमा कराए, फिक्स डिपॉजिट, पता है एफडी जिसे कहते हैं। सर फिर एफडी में क्या होता है, मैं बैंक को पैसे देता हूँ, बैंक वो पैसे अपने पास लेके रख लेता है, ठीक है। उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक टाइम पीरियड उसका पूरा नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने बैंक को बोला कि भाई ये रोल ओवर एफडी है, मतलब एक एफडी खत्म हो तो इसी पैसे को दोबारा बना देना, तो वो उसकी टाइम पीरियड खत्म हो तो दोबारा से बना देना, टाइम पीरियड खत्म हो दोबारा से बना देना। तो अब होता क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर 3 महीने की मेरी एफडी थी और मैंने रोल ओवर पे रखी हुई है, तो जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे, बैंक क्या करेगा, 1 मिनट के लिए मेरे बैंक अकाउंट में वापस पैसे डालेगा एफडी के, फिर वापस निकाल लेगा और एफडी बना देगा, नहीं तो री इन्वेस्ट वापस से या नहीं कर देगा। तो मुझे दोबारा से एंट्री तो करने की जरूरत नहीं है ना, वो बस 1 सेकंड के लिए एंट्री आई थी फिर वापस चली गई थी। सही है। तो री इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी कोई अलग से एंट्री नहीं बनती, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है प्रॉफिट। सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या कहानी याद रखनी है सर, जैसे अभी मैंने बोला कि एक एग्जामिनर कमेंट था कि भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में लोगों को नहीं पता था। इसी तरीके से सर एक नाम और आया था, इसका एक सवाल अलग था एक और, जिसमें इसका नाम बदल दिया गया था। तो सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के दो तीन नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सही। एक नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स, एक नाम है अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट्स और अर्निंग्स सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक है। सर ये वो दो नाम हैं, करेक्शन की। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी आ जाएगी। हाँ, रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह वगैरह, ये आपके बिजनेस में ही पड़े रहते हैं। सही। तो मुझे री इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ड्राइंग्स होगी तो यहाँ से मैं बाहर निकाल लिया करूँगा, ठीक है। तो सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए ये दो नाम और आपको पता होने चाहिए, कि एक नाम है रिटेन अर्निंग का, एक नाम है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स का, ठीक है।
अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी एक आध जगह एक आध मरतबा पेपर में आया है। और अगेन से प्रॉफिट और अर्निंग एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, तो नाम चेंज कर दें तो परेशान नहीं हो जाना इससे। ठीक है। अच्छा जी, खैर मुझे बताओ क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, कैपिटल तक की कहानी? इसमें तो कोई मसला नहीं है हमें। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर ड्राइंग्स दी हुई है हमें, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत ध्यान से, क्या लिख के दिया इसने? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है भाई? अगर मुझे बहुत अच्छे दानिया कि अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री नज़र आ रही है ट्रायल बैलेंस में, अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री नज़र आ रही है ट्रायल बैलेंस में, दैट मीन्स कि सर हमारी कंपनी परपीचुअल मेथड को फॉलो कर रही है। सर अगर परपीचुअल मेथड फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स कि सर यहाँ पे कहीं पे भी आपको परचेजेस का लेजर नज़र नहीं आएगा, पहली चीज। और सर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, सवाल कैलकुलेट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है? तो सर अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिर उसके बाद सर आपको ट्रेड डेट्स दिए हुए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एडवांस प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल, कैश इन बैंक, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 5% पे। अच्छा, जैसे ही मुझे 5% का लोन नज़र आया, इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि सर इसके ऊपर 5% करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए मुझे। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, अक्रूड एक्सपेंस, अदर लायबिलिटी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब अगली चीज़, सर याद होगा हम लोगों ने एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था कि एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन बिहेवियर, जिसमें आता था फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन नेचर, कि हर एक्सपेंस को अलग अलग लाइन आइटम में, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी यूटिलिटी एक्सपेंस वगैरह वगैरह। और हाँ बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे, यानी आप लिखोगे सेल्स और इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, तीसरी क्लासिफिकेशन आपने एक्सपेंस के बारे में क्या सीखी थी? तीसरी थी, हमने पढ़ा था कि फंक्शनल एक्सपेंसेस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, या एक्सपेंसेस क्लासिफाइड बाय फंक्शन, कि जिसमें सर हम अपने डिपार्टमेंट्स, अपने प्रोडक्शन, अपने बिजनेस के फंक्शंस के हिसाब से अपने क्या कहते हैं एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो सर एक फंक्शन तो ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरा फंक्शन इसने ये बताया है कि सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस और फाइनेंशियल चार्जेस। टोटल मिला के आपके पास ये तीन फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या कि सर आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे, फॉर एग्जांपल बेड डेट एक्सपेंस आता है, तो सर क्या मैं बेड डेट एक्सपेंस को अलग लाइन आइटम के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये सेलिंग एंड एडमिन का एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वेजेस का एक्सपेंस आता है, तो क्या मैं वेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, मैं बोलूंगा कि भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री बिल्डिंग की यूटिलिटी एक्सपेंसेस आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? कोई मसला यहाँ तक? नहीं, सैलरी नहीं हफ्सा, सैलरी नहीं, वेजेस अगर होंगी तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगी। ठीक है। हाँ तो इस नहीं, इस तरह आप पढ़ लिया ना, इसीलिए तो बड़ा पढ़ा पढ़ा हूँ। देखो अभी मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल एक एडजस्टमेंट हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक्सपेंसेस अलग से लिख के नहीं दिखाने आपने, अब एक्सपेंसेस आपके इसी के अंदर शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लेता हूँ कैलकुलेट करी 1000 रुपए की, आपने एंट्री ये बनाई होगी। ठीक है। 1000 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे जब हम क्लासिफिकेशन बाय नेचर कर रहे थे, तो कि सर मैं तमाम लाइन आइटम्स लिखता था,
तमाम लाइन आइटम जितने भी एक्सपेंसेस होते थे लिखता था, साथ में एक अदद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी उसी के लिख के अपने क्या कहते हैं प्रॉफिट या लॉस वगैरह कैलकुलेट कर लेता था। ठीक है, ये अभी तक हम करते आ रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पे चलो बना देता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई सेल्स है जितनी भी आएगी, फिर मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो कैलकुलेट नहीं करनी, डायरेक्ट आएगी मेरे पास। हाँ अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ बताई हुई है, लेट से 1,000 रुपए की बताई हुई है सवाल ने, और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स आपसे करवाई, तो वो यहीं पे प्लस कर दिया 200, लेट से माइनस कर दिया 300, और आपने जो भी नंबर आया वो लिख दिया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो अब अगली लाइन हेडिंग आपने लगाई भाई, अगला लाइन आइटम आपने लिखा सेलिंग एंड एडमिन के नाम से। सही, कुछ एक्सपेंस आपको यहाँ पे गिवन है जैसे 1,000 रुपए। अब जितने भी सेलिंग एंड एडमिन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आई इसी के अंदर ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल बेड डेट एक्सपेंस आया इसी के अंदर ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी एक्सपेंस आया इसी के अंदर ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का प्रीपेड माइनस करना था तो इसी में से माइनस कर दिया। तमाम एक्सपेंसेस एक ही फंक्शन के अंदर टोटल करके लिख दिए जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा कितने आइटम? बेटा आइटम की कोई लिमिट नहीं है भाई, खर्चा, जो खर्चा मेरा रिलेट करता है या तो सेलिंग डिपार्टमेंट से या एडमिन डिपार्टमेंट से, वो सारा का सारा इसमें लिखता चले जाऊंगा। ठीक है, अब कौन से एक्सपेंस सर किस फंक्शन से आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर वही वाली कॉमन सेंस यूज करनी है कि ये फंक्शन, ये खर्चा कौन से फंक्शन से बिलोंग करता है। इतनी अकाउंटिंग हम सीख के आ चुके हैं। जैसे सर फैक्ट्री का रेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना चाहिए, हेड ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेंट एडमिन एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। सही, सिमिलरली फैक्ट्री की यूटिलिटीज एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आनी चाहिए। सर हेड ऑफिस की यूटिलिटी एक्सपेंस एडमिन डिपार्टमेंट के कॉस्ट में आने चाहिए। सही है। इतनी अकाउंटिंग तो हमने सीखी हुई है ना, इतनी अकाउंटिंग तो हमने सीखी हुई है ना कि बेसिक एक्सपेंसेस को देख के हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। सही है, फंक्शंस में तो हम बांटना सीख चुके हैं ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ है इसमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है ही नहीं। नहीं ना, देखो आपके पास क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है, सेलिंग एंड एडमिन आ रहा है, फाइनेंशियल चार्जेस आ रहा है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस अगर आ रहा है तो वो आप फाइनेंशियल चार्जेस में रिकॉर्ड कर रहे होगे। ठीक है, और एक अलग से मिसलीनियस इनकम आ रही है यहाँ पे आपके पास, तो यहीं पे मैं एक चलो और लाइन आइटम भी ऐड कर देता हूँ। एक आप यहाँ पे फाइनेंशियल चार्जेस, जो भी आएगा वो लेस करोगे, और मिसलीनियस इनकम जितनी भी है वो ऐड करोगे, दैट्स इट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। हाँ फाइनेंशियल चार्जेस आपका अलग लाइन आइटम है। ठीक है, बोलो बेटा तमीम। नहीं 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 नहीं, परपीचुअल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। परपीचुअल का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से था कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कैलकुलेट होनी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वाली कहानी नहीं होनी। सही, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर रिचुअल के बारे में हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि भाई मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो टुकड़ों में नहीं, बट अपना क्या कहते हैं फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। पर पीचवल के बारे में हमने सिंपली क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं की थी, सवाल में डायरेक्ट गिवन होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में मिल रहा होता है, दैट्स इट। तो सर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सवाल में सेलिंग एंड एडमिन की जगह आपको एक्सपेंसेस लिख के दिए जाते हैं कि भाई सैलरी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल बेड डेट एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐसे लिख दिए जाते, तो वो आपकी क्लासिफिकेशन बाय नेचर हो जाती, जो हम करते आ रहे थे वही करते रह जाते। क्या ये चीज़ समझ में आती है? मिसलिनियस माइनस होगा नहीं बेटा, इनकम है ना, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐड करके रखी है। ठीक है, अच्छा मॉडल पेपर में सर, अच्छा देखो फंक्शंस आपके क्या क्या हो सकते हैं। आप क्या हो सकता है कि भाई एक ऑपरेटिंग फंक्शन होगा जिसको आप एडमिन फंक्शन भी बोलते हो, एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा जिसको आप सेलिंग फंक्शन भी बोलते हो।
सेलिंग, एक आपके पास मार्केटिंग अलग से हो सकता है, नॉर्मली मार्केटिंग इसके अंदर शामिल हुआ हुआ होता है। एक आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस का एक्सपेंस होगा, जिसमें आपकी तमाम इंटरेस्ट वगैरह आ रहे होंगे, बस। सही। और एक आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। ठीक है। सवाल में ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि सवाल भूल रहे बेटा, अब सवाल से तो फड्डे नहीं करने ना हमने। मॉडल पेपर का क्वेश्चन वो भी सॉल्व करा देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा आओ जरा अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सर अब पहली इंफॉर्मेशन हमारे सामने है कि भाई आरआरआई यूजेस, आरआरआई कौन है सर? रेंज रोवर इंडस्ट्रीज करके नाम था इसका। ठीक है, आरआरआई। तो यूजेस perpetual inventory method to record its inventory as at year end when inventory was physically accounted, following matters were observed। सही है भाई। सर ये पूरी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के ऊपर है, और इन्वेंट्री का चैप्टर आप लोग अच्छे से सीख के आए हो। ठीक है। सर जब हमने फिजिकल काउंटिंग करी, अच्छा पहला मसला फौरन से किसी ना किसी के ध्यान में तो आना चाहिए था कि सर फिजिकल काउंट क्यों कर रहे हैं? हम तो पीरियोडिक मेथड में जाके करते थे ना फिजिकल काउंटिंग, यहाँ तो परपीचुअल चल रहा है। यहाँ तो काउंट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें लेजर बता देता है। सर लेजर बता देता है, सब बता देता है, लेकिन हम अपनी रिकंसिलिएशन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए जाके चेक भी करते हैं कि भाई जैसा लेजर बोल रहा है क्या वाकई में वैसा पड़ा हुआ भी है कि नहीं होगा। ठीक है। बहुत अच्छे। दूसरा रीजन इससे कि हमें एनआरवी लॉस वगैरह पता चल जाता है। अच्छा जी, तो सर हमने क्या किया, जब फिजिकल काउंट किया तो पता चला कि फायर वॉज ब्रोकन एज ऑन जून 30 2019 विच डिस्ट्रॉयड सम आइटम्स कॉस्टिंग 340,000। सर टोटल इन्वेंट्री का बैलेंस जो मेरे पास सवाल ने लिख के दिया है, वो लिख के दिया है 1 मिलियन का, 1,024,000 रुपीज़ का। मैं यहीं पे लिखता हूँ, 1 1 2 3 4 2 4। सही। इसमें से पहला टुकड़ा उसने बताया, कौन सा? 340,000 का, कि भाई ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा आपका। सही। तो उर्दू जबान में मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये वाला जो 340,000 है, इसकी NRV जीरो है। एग्रीड। अच्छा जी, फिर ओनर टुक सम गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एट एन अमाउंट ऑफ 55,000 आफ्टर इंक्लूजन ऑफ मार्कअप ऑफ 10%। सर अगला टुकड़ा उसने बनाया, कितने का? 55,000 की सेल्स प्राइस वाला। ये उर्दू जबान में बोल सकता हूं मैं कि ड्राइंग्स है। हाँ भाई, ड्राइंग्स के तौर पे यहाँ से निकाल लेना चाहिए। एंट्री क्या पास होगी? आपको आती है ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सवाल मेरा ये है कि सर ये जो 55,000 गिवन अमाउंट, क्या ये कॉस्ट प्राइस है या सेल्स प्राइस है? सेल्स प्राइस। बहुत अच्छे। तो सर हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 10% मार्कअप आपको दिया हुआ है, मार्कअप को कैसे वर्क बैक किया जाता है ये आप लोग सीख चुके हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री केप्ट असाइड इन द वेयर हाउस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज वॉज मिसिंग। सही है। सर हमें कुछ इन्वेंट्री स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखी थी, वो इन्वेंट्री गायब हो गई, चोरी हो गई हमारी। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट केम टू नॉलेज दैट दोज आइटम्स वर स्टोलन, कॉस्ट ऑफ दोज आइटम वर 45,000। तो सर आपकी इन्वेंट्री का एक टुकड़ा और आ गया कि सर 45,000 की इन्वेंट्री जो है वो स्टोल हो चुकी है, थेफ्ट। तो यानी उर्दू जबान में मैं ये फिर से बोल सकता हूँ कि सर ये जो 45,000 वाली इन्वेंट्री है, इसका भी एनआरवी लॉस, एनआरवी जो है वो जीरो आ रही है। या इसको आप बोल दो कि सर ये बेसिकली एक एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये चीज़ समझ में आती है? हम्म। अच्छा अब मुझे ये बताओ, सर ये जो एबनॉर्मल लॉस है, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, इसके लिए एंट्री क्या पास करोगे आप?
है नो एंट्री क्यों बेटा? इस 1 मिलियन के अंदर शामिल है ना, तो इस 1 मिलियन में से बाहर निकालना है ना। एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 45,000 से। ठीक हो गया? कोई मसला? अच्छा जी, फिर उसके बाद ड्यू टू मॉइस्चर इफेक्ट सम आइटम ऑफ इन्वेंट्री was considered to be reduced in value as moisture reduces the value of that specific inventory. Amount by which the inventory reduced is 42,000। सर ये इसने खुद से आपको बता दिया कि भाई एक एनआरवी लॉस है 42,000 का, कि भाई एक इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू में कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 42,000 की कमी आ गई। तो सर जितने से कमी आती है वही तो हमारा एनआरवी लॉस कहलाता है। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं है अफसा। नॉर्मल लॉस क्या होता था कि सर प्रोडक्शन के दरमियान कुछ ऐसा लॉस है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हर हाल में इनकर होना ही होना है। ये तो कुछ मॉइस्चर की वजह से हमारी इन्वेंट्री बड़े बड़े डैमेज हो गई। सही। तो ये मेरे लिए नॉर्मल लॉस नहीं, ये मेरा एनआरवी लॉस ही है। ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है ना ये मेरा। देखिए नॉर्मल लॉस जो है वो मेरी पूरी इन्वेंट्री पे आएगा ना, स्पेसिफिक किसी एक लाइन आइटम पे थोड़ी आएगा कि सर वो वाला जो शेल्फ रखा हुआ है सिर्फ उसमें ये मसला है। सही है। आखिरी में क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री आइटम सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 360,000 वर रिटर्न बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, दीज वर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 20%। उर्दू जबान में बोल रहा है कि सर कुछ सेल्स रिटर्न हुई है जिसकी अकाउंटिंग आपने नहीं करी है। तो सेल्स रिटर्न की अकाउंटिंग करनी तो आती है ना हम सबको। बेहतरीन। सर कोई 6-7 एंट्रियां ना आपकी यहीं पे पास हो जाएंगी। सही। फिर उसके बाद some items that were sold on credit at a trade discount of 10% were recorded at net amount of 42,000 sorry 420,000। कि सर आपने कुछ सेल करी थी, 10% डिस्काउंट दिया था, कौन सा वाला? ट्रेड डिस्काउंट दिया था, और आपने उसको नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, यानी आपने डिस्काउंट अलाउड के लेजर को डेबिट नहीं किया। तो मुझे बताइए करेक्शन कैसे करूं? करेक्शन ऑफ एरर सब सीख के आए हैं। हाँ भाई। सस्पेंस बन जाएगा। अलाउंस डेबिट अलाउंस, हाँ अच्छा अलाउड सॉरी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। सही है। और कोई? और कोई? यही जवाब आ रहा है कि भाई डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे भंगियों, ये बताओ क्या वर्ड लिखा हुआ है? है भाई? क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्या हम कभी ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग करते हैं? क्या हम कभी ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग करते हैं? सवाल बोल रहा है कि एक ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लिया, तो सही तो किया, इसमें गलती क्या है? इसमें कोई मसला नहीं है, इसने टाइम पास करने के लिए एडजस्टमेंट दी और सब इसको करेक्ट करने में लग गए कि नहीं भाई डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं डेबिट किया उन्होंने। हाँ ये मुझे पता था सबके साथ यही होगा कि डिस्काउंट का वर्ड पढ़ते ही सबके ध्यान में आता है डिस्काउंट अलाउड, ये भूल जाते हैं कि पीछे वर्ड एक ट्रेड का भी लगा हुआ है। सही है। याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, इस एडजस्टमेंट की कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपने, कंप्लीटली इग्नोर करके जाना है इसको। सही है। अच्छा जी। फिर उसके बाद an old debt which was previously written off after slight negotiation was renegotiated and 80% of the amount was recovered amounting to rupees 240,000। सर कुछ डेट था जो आप पहले राइट ऑफ कर चुके थे, अब उसमें से आपको 240,000 यानी 80% रिसीव हो गया। अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेट्स अकाउंट बाय डेबिटिंग द बैंक अकाउंट। Company maintains the provision for doubtful debt at 5% at current year end. A specific debt of 50,000 is also needed to be provided at 60%। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन आप सब अच्छे से सीख के आ चुके हो। सही है। एक स्पेसिफिक डेट है। कहाँ गया? कहाँ चले गया? अभी तो यहीं पे था। हाँ, एक स्पेसिफिक डेट है, एक डाउट जनरल डेट है।
और कोई राइट ऑफ नहीं है आपके पास। एक बेड डेट की रिकवरी है, वो रिकॉर्ड करनी है आपने। सही। तो बेड डेट की अकाउंटिंग आप सब लोग कर लेंगे। एन अमाउंट ऑफ 340,000 वॉज रिसीव्ड एज 80% एडवांस पेमेंट ऑफ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली चीज बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। आपने 3,40,000 रुपये रिसीव करे एज 80% एडवांस पेमेंट। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कौन सी तारीख को रिसीव हुए, 1 जनवरी 2019 को, विच विल कवर 10 मंथ सर्विस पीरियड एंडिंग ऑन 30th October 2019। एडवांस रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू अदर लाइबिलिटीज। सर इसकी एंट्रीज मुझे पास करके दें खुद से। मैं 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ। इसकी एंट्रीज बना के मुझे बताएं क्या बनेंगी। अच्छा जी, कैश डेबिट किया, एडवांस क्रेडिट किया। ठीक है। नहीं नहीं किया, नहीं किया भाई, सॉरी नहीं किया। ईयर एंड ये रहा बेटा, 30 जून 2019। इनकम इन एडवांस डेबिट किया, ठीक है आयरा। और हाँ भाई, कहाँ रह गई एंट्री। कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, एडवांस क्रेडिट 170 से। अच्छा, 340 आपने रिसीव करे। ठीक है। हम्म, चलो। अब नंबर मुझे कंफर्म नहीं है। कैश डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट, अनएंड इनकम। नहीं नहीं, अरे भाई एक बार बताओ यार। आओ चलो मैं बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखना। सर सबसे पहली चीज, उसने आपको 3,40,000 रुपये दिए। पहले आपने अकाउंटिंग क्या करी होगी। आपने पहली अकाउंटिंग ये करी होगी कि कैश डेबिट किया होगा और अनअर्न्ड इनकम आपने क्रेडिट कर दी होगी 3,40,000 से। ठीक है। अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस या एडवांस इनकम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, पहली एंट्री आपकी ये पास हुई होगी। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा ये कौन सी तारीख को एंट्री पास हुई है। ये एंट्री पास हुई है 1 जैन 2019 को। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई ये जो 3,40,000 हैं ये 10 महीने का सर्विस पीरियड कवर करते हैं, जो अक्टूबर तक चलना है। मुझे बताओ, मेरी अकाउंटिंग का पीरियड ख़त्म हो रहा है जून 30 2019 में। तो 1 जनवरी 2019 से लेके 30 जून 2019 तक मैंने 6 महीने तक की सर्विसेज परफॉर्म कर दी होंगी। मैंने 6 महीने तक की सर्विसेज परफॉर्म कर दी होंगी। तो मतलब इस अनअर्न्ड इनकम में से 6 महीने का मुझे इनकम रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो अब मैंने अर्न कर लिए। तो मेरी एंट्री 30 जून 2019 पे बननी चाहिए कि भाई अनअर्न्ड इनकम डेबिट। और कौन सी सर्विस इनकम थी, कौन सी इनकम थी। हाँ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो सर्विस इनकम। क्या ये एंट्री मेरी पास होनी चाहिए। अमाउंट बताओ अब इसकी क्या निकालोगे, अमाउंट क्या आएगी। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बेटा।
170,000। अच्छा, क्या आपने ऐसा किया, आपने बोला कि भाई 3,40,000 रुपये जो है ये 6 महीने की इनकम में कन्वर्ट होने और टोटल 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये किया? हाँ भाई आयरा बाजी। हाँ, अब इसमें क्या गलती करी? टोटल इनकम, बहुत अच्छे हफ्सा। देखो सवाल ने एक बहुत काम की चीज बोली थी, वो क्या है? 80% एडवांस पेमेंट ऑफ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कि सर, एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उसके लिए एडवांस में मैंने 80% पैसे दे दिए, या पैसे सॉरी रिसीव कर लिए। तो मुझे बताओ, जो मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा या जो कैश रिसीव हुआ है उस पर रिकॉर्ड करूंगा? है भाई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे रिकॉर्ड करूंगा ना। अक्रूवल एंड प्रीपेड के कॉन्सेप्ट में हम यही देख के आए थे ना, कि सर जरूरी नहीं है कैश रिसीव हुआ तो इनकम उतने उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो। सर ओरिजिनली, ओरिजिनली मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था? वो कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, इसको डिवाइड कर दूं अगर मैं 80% से, तो रिजल्ट आता है 4,25,000 रुपये का। सर, इस 4,25,000 रुपये में से मैंने 6 महीने की इनकम कमा ली है। क्या ये कहानी समझ में आती है? देखो दोबारा से सुनो, मुझे ये बताओ सबसे पहली चीज, क्या ये एंट्री समझ में आती है कि भाई हमें 3,24,000, 3,40,000 रुपये रिसीव हुए थे अन एडवांस इनकम के तौर पे, तो मैंने 3,40,000 से अन इनकम नाम की एक कहानी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है। फिर उसके बाद सर ये जो 3,40,000 रुपये हैं, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया गया था हमें नहीं पता, सही? या ऐसे लिख देता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसके 80% के तौर पे हमें 3,40,000 रुपये मिले थे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ आयरा, क्या मैं ये 3,40,000 रुपये के हिसाब से कमाऊंगा या जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके हिसाब से कमाऊंगा? अक्रूवल एंड प्रीपेड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर, कैश रिसीव करना ना करना है समथिंग डिफरेंट। हम तो ओरिजिनल के हिसाब से देखेंगे ना, कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 4,25 का, ये निकाला हुआ, उसमें से रिसीव अभी 3,40 हुए हैं, लेकिन अर्न तो मैं ये पूरे 4,25 ही करूंगा ना। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये 4,25,000 कैसे निकाला, कि भाई 3,40,000 तो दिस इज 80% ऑफ समथिंग। तो ये वाली कहानी कि इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 80% से। तो मेरे पास 4,25,000 रुपये की इनकम को मुझे 6 महीनों में बांटना है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का? 10 महीने का। सही है? क्या ये वाली कहानी समझ में आती है? तो अमाउंट कोई बताता है मुझे, कितनी अमाउंट आ रही थी? किसी ने बताई 2,55,000। तो आपकी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी 2,55,000 से। ठीक हो गया भाई? आओ आगे चलें, शाबाश, जल्दी जल्दी खत्म करें फिर इसको। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा जी सर, फिर उसके बाद 85, हाँ बाकी का हमारा अनल्ड में मौजूद रहेगा। 340,000 में से 255 अगर माइनस करते हैं जो भी, हाँ 85 ही बनेगा मेरे ख्याल से, वो अनल्ड में वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद, अच्छा एक चीज, एडवांस रिसीव वाज क्रेडिटेड टू अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज के लेजर में पड़ा हुआ है, वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद, इंश्योरेंस इज पेड एट द एंड ऑफ ईच 2 मंथ्स पीरियड 132,000 पर मंथ। लास्ट पेमेंट वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2019। सर हम हर 2 महीने गुजर जाने के बाद इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं, कितने की पेमेंट करते हैं? 1,32,000 की पेमेंट करते हैं, हर 2 महीने बाद करते हैं। ठीक हो गया। सर आखिरी पेमेंट की गई थी अप्रैल 1 2019 को। दैट मीन्स क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अप्रैल 1 2019 से पहले जितना भी इंश्योरेंस है वो मैं सारा पे ऑफ कर चुका हूं? है भाई? बताओ भाई। समझ में आती है सर? मैं अपनी इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहा हूं हर 2 महीने में, और आखिरी पेमेंट मैंने करी है अप्रैल 1 2019 को। तो सर अप्रैल 1 2019 से पहले जितना भी इंश्योरेंस है वो सारा मैं पे ऑफ करके बैठा हुआ हूँ। आगे का इंश्योरेंस बाकी रह गया। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंश्योरेंस मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी होगी। तो सर अगर 132,000 पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो 3,000, 3 महीनों का मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है।
फिर उसके बाद एज पर टर्म्स ऑफ लोन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड ऑन ईच क्वार्टर एंड ऑल क्वार्टर एंड पेमेंट्स वर मेड ऑन टाइमली बेसिस एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर पेमेंट, नो लोन अमाउंट इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। जी बेटा अफसा। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 क्यों करूंगा? नहीं ना, देखिए मैंने अप्रैल तक की पेमेंट, अप्रैल से पहले तक की पेमेंट करी हुई है ना, यानी मार्च तक की पेमेंट करी हुई है। 3 महीनों की नहीं करी तो 3 महीने की रिकॉर्ड कर लूंगा। नहीं ना, पर मंथ है। 132,000 पर मंथ। ठीक है। अच्छा जी। सर लोन के बारे में बोल रहा है कि भाई आप हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट पे करते हो, हर 3 महीने के बाद आके आप इंटरेस्ट पे करते हो, और आखिरी जो क्वार्टर है उसका इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया, तो मुझे बताओ क्या आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा? क्या आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा? बहुत अच्छे, नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, क्यों? क्योंकि सर हम सीख के आए थे कि अकाउंटिंग कैसे होती है, मैं कैश पे करता हूँ और मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ। तो ईयर एंड पे बैठ के मैं सोचूंगा कि भाई एक अदद लोन है मेरे पास 5% का, इस पे मैंने 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं रिकॉर्ड किया होगा, देखो फाइनेंशियल चार्जेस ये रिकॉर्ड हुए हुए मेरे इसके अंदर। तो मैं क्या करूँ, इसका 5% का इंटरेस्ट है ना, तो मल्टीप्लाई कर दूँ 5% से, मल्टीप्लाई कर दूँ 3/12 से। तो 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो मेरे फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे आ जाएगा। अच्छा जी। अ मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन नवंबर 30 2018 बाय पेइंग एडवांस ऑफ 60% अमाउंटिंग टू 650,000, द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन May 1, रेस्ट ऑफ द पेमेंट वॉज एग्रीड टू बी मेड आफ्टर 3 months ऑफ इंस्टॉलेशन। सर ये वाली एडजस्टमेंट हम अभी पहले भी एक क्वेश्चन में करके आ चुके हैं वैसे, कल या परसों वाली क्लास में कहीं पे करी थी हमने, कि भाई हमें पैसे रिसीव हुए हैं 60%, तो मेरी मशीन क्या 60% की वैल्यू से रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं सर, मेरी मशीन तो 100% से रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। तो मेरी एंट्री क्या पास होगी कि सर मैं मशीन को डेबिट करूंगा, एडवांस जो मैंने 60% दिया हुआ है वो क्रेडिट कर दूंगा, एक पेबल क्रिएट कर दूंगा मैं 40% से, और मशीन जो है मेरी वो 100% अमाउंट से रिकॉर्ड हो रही होगी, फुल अमाउंट से। ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, सीधी सादी आपको कहानी दे दी। मुझे बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, ये आसान नहीं है, मुझे अंदाज़ा है कि इस सवाल में मेहनत लगनी है बहुत ज़्यादा। क्या जितना भी सवाल हमने डिस्कस किया वो समझ में आया? नंबर्स की वजह से नहीं, इतनी सारी एंट्रीज की वजह से। अब जैसे 2 एंट्रीज मुझे पता था सब बोल्ड होके जाएंगे, एक तो ये वाली थी, मुझे पता था सारे बोल्ड हो जाएंगे, और अभी बाकी सब ने कहाँ बोल्ड होने, बाकी सब ने यहाँ पे आके बोल्ड होने। सही है। मैंने फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें एलेबोरेट कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ होंगी। तो सुकून से सोच समझ के सॉल्व करना, मुझे कोई जल्दी नहीं, सुकून से करते रहना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज मुझे ये बताओ, ये सवाल हो जाएगा ना? ठीक है। एक सवाल सर मैं और आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं है। सही है। तो आपके पास 2 दिन हैं, तो यू कैन मेक वन मोर, डू वन मोर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कहाँ गया? नहीं ये वाला नहीं था वो, कहाँ चला गया? अरे यार शिट, 1 मिनट वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हाँ इतना लॉन्ग है तो बेटा 2 दिन की छुट्टी भी तो आ रही है, आज का पूरा दिन होगा आपके पास, कल का पूरा दिन होगा आपके पास, सुकून से हो जाएगा, नो टेंशन। अच्छा ये वाला नहीं है। अरे यार, November 25 से पहले आएगा मेरे पास जनवरी में बैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने कर लिया। हर्बर्ट, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ना? हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, हो जाएगा खुद से ही। अच्छा जी, ये कौन सा मिस्टर एक्स वाला तो आपको कर लिया, आप आज ही किया हमने। ये अभी आपको होमवर्क दिया है। हाँ शाहिद। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा।
छोटा सा ये, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हो जाएगा बाय आसानी से। कौन गया? FS जनवरी 26। ठीक है। ये दो सवालात सर आपका होमवर्क है, जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन भी भेज दे? नहीं, सॉल्यूशन नहीं भेज रहा मैं, सॉल्यूशन क्यों भेजूँ भाई, खुद से सॉल्व करो। देखो, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ कि सॉल्यूशन कभी भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ना आदत हो जाती है। पता है क्या होता है, यानी एक नॉर्मल कॉमन सेंस है। सर पूरा सवाल आ रहा है, एक नन्ही सी जगह पे फंस गए, और यूं जरा सा उठा के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर वो जो जरा से उठा कर देखना है ना, ये आपका सारा कॉन्सेप्ट खराब करता है। सही है। मैं इसीलिए कायल नहीं हूँ कि सॉल्यूशन भेजने ही नहीं चाहिए। सॉल्यूशन करा दो बाद में, लेकिन जब होमवर्क दिया हुआ है तो मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा इसका। ठीक है। तो 2 दिन है, सुकून से टाइम लगाओ, आप दो सवाल आते हैं, सुकून से सॉल्व करो। सही है। गलती होगी कोई मसला नहीं, हम क्लास में सही कर लेंगे उसको। ठीक है भाई। नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, आपकी ये टेम्पटेशन मैं ख़त्म करूंगा, टेंशन न लें आप। ठीक है। चलिए सर, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगेन, क्वेश्चन जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है लाजमी सॉल्व करने। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर आप गलत कर रहे हो, मुझे फ़र्क सिर्फ तब पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे। सही है। गलत कर दो, मुझे